नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले हम 22 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए मेरे चैनल पर और सभी क्लासें देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। क्योंकि कोई भी एक हम प्रश्न कराते हैं, उसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सबको हम बहुत ही विस्तार से डिस्कस करते हैं, ताकि परीक्षा में अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में। कहाँ पर फहराया गया था? कोलकाता में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सबका डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो यह तुम्हारा 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यह कहाँ हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछ ले कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो इसका प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार जनगण मन यह कब गाया गया था, तो यह तुम्हारा 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग कब हुई थी, तो यह तुम्हारे 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री नरेंद्र मोदी ने। किसने इसका शुभारंभ किया था? श्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबका हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो यह योजना तुम्हारी पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। और अगर पूछ ले कब प्रारंभ हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। इस योजना के तहत बेटी के नाम पर खाता खुलवाया जाता है, और इसमें खाता खोलने के लिए बेटी की उम्र कम से कम 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कितनी? 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। और यह जो योजना का लाभ है, तो एक परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इस योजना में कम से कम 250 से 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। कितने? 250 से 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 14 वर्ष तक निवेश करना होता है, तब इस योजना का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 943। कितना था? 943। हालांकि जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें ऑप्शन में 940 दिया हुआ था, जो 943 के करीब था, तो यही इसका आंसर माना गया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जनगणना से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर एक हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो तुम्हारी 943 महिलाएं थी, ये भी याद रखना। अगर पूछ ले कि ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात कितना था, तो तुम्हारा 949 था। कितना था? 949। अगर पूछ ले कि शहरी इलाकों में कितना था, तो तुम्हारा 929 था। कितना था? 929। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि शिशु लिंगानुपात कितना था, तो तुम्हारा था 919। कितना था? 919। अगर पूछ ले कि साल 2011 में महिलाओं की संख्या कुल संख्या का कितना थी, तो यह तुम्हारी थी 48.5%। कितना थी? 48.5%। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था, तो यह तुम्हारा केरल राज्य में था। कहाँ पर? केरल में। कितना था? 1084। अगर पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, तो यह तुम्हारा हरियाणा में था। कहाँ था? हरियाणा में। कितना था? 879। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था, तो यह तुम्हारा पुदुचेरी में था, 1037। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था,
तो यह तुम्हारा दमन दीव में था, कितना था 618। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो यह तुम्हारा 382 था, पूरे भारत का 382 था। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह तुम्हारा बिहार है। अगर पूछ ले कितना था, तो 1106 था, कितना था 1106। अगर पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश था, कितना था 17, यहाँ पर था 17। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो यह तुम्हारा दिल्ली था, कितना था 11,320। अगर पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा था, तो तुम्हारा था अंडमान निकोबार, कितना था 46। ये भी जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और इसके जो हो सके नोट्स भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ये तुम्हारा जो है यह भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताओ कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा गुहार मोती। कहाँ पर है, गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा किबीथू। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा इंदिरा काल। कौन सा है, इंदिरा काल। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा कैप कैमोरिन। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो तुम्हारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर इसी को पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ये भी याद रखना, इसके जो है कई सारे नाम हैं। यह जो तुम्हारा पॉइंट है, यह निकोबार द्वीप समूह से भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो है भारत वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य रेखा है, जो इसकी दूरी है जो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर इसकी जो दूरी है मात्र 876 किलोमीटर दूर है। कितनी, 876 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एडिपोज ऊतक। कौन सा ऊतक हो जाएगा, एडिपोज ऊतक। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, एक तुम्हारा होता है एपिथेलियमी ऊतक, इसको जो है उपकला ऊतक भी कहते हैं, इसी को उपकला ऊतक भी कहते हैं। एक तुम्हारा होता है पेशी ऊतक, और एक तुम्हारा होता है संयोजी ऊतक। अगर इसका उदाहरण पूछ ले तो तुम्हारा रक्त जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। यह भी याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रक्त जो होता है किस प्रकार का ऊतक होता है, तो तुम्हारा जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला है तंत्रिका ऊतक, और एक होता है जनन ऊतक। ये 5 प्रकार के जो है जंतु ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सेट, जी सेट 31 क्या है, तो यह तुम्हारा एक है संचार उपग्रह। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या है, यह तुम्हारा एक है संचार उपग्रह। तो इस क्वेश्चन के साथ में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले यह लॉन्च कब हुआ था, तो यह तुम्हारा जो है 6 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ था। यह एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूची वृक्ष से। किससे, सूची वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात समाज सुधारक महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत की विदुषी थी। किसकी, संस्कृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CACP। क्या हो जाएगा, CACP, कृषि मूल्य और लागत आयोग। अब इसके साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे।
CACP अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेज, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1965 में। कब हुई थी? जनवरी 1965 में। अगर पूछ ले यह जो है किसके समिति पर हुई थी, तो यह तुम्हारे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है। ये जो तुम्हारा है CACP हर साल जो है 23 सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए MSP जो है सिफारिश करता है। 23 मतलब जो तुम्हारा होता है 22 होता है और प्लस एक होता है गन्ना। गन्ना पे लगता है FRP। क्या लगता है? FRP। बाकी सब पे लगता है MSP। तो ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले FCI ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। अगर पूछ ले आपसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। यह जो है खाद्यान्नों का क्रय करके उन्हें गोदामों में भंडारित करता है। नेक्स्ट है नाबार्ड। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछ ले कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी। कौन है? साजी केवी। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो नई दिल्ली में है। इसके अगर अध्यक्ष पूछ ले तो हमेशा इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर इसके उपाध्यक्ष पूछ ले तो तुम्हारे हो जाएंगे सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली यात्री गाड़ी कब चली थी? तो यह तुम्हारी चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। यह जो तुम्हारी है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसमें जो है लगभग 400 यात्री जो है सवार थे। कितने? लगभग 400 यात्री जो है सवार थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर पूछ ले आपसे कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चली थी और यह जो है तुम्हारे डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। अगर पूछ ले इस ट्रेन का क्या नाम था, तो इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। इसमें कुल जो है लगभग 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे। और इसने जो है लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो यह तुम्हारी चली थी 3 फरवरी 1925 को मुंबई में। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार पेट्रोल रेल जो है यह कब चली थी, पेट्रोल यहाँ पर हो जाएगा मेट्रो। यह चली थी तुम्हारी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे भारतीय एक्ट जो है यह कब आया था, तो 1890 में आया था। और अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो तुम्हारी 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यह 1950 में हुआ था। और पहली बार अगर पूछ ले कि रेल बजट किसने पेश किया था, तो पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। अगर आपसे पूछ ले रेल बजट जो है आम बजट से कब अलग हुआ था, तो 1924-25 में जो है एकवर्थ कमेटी के आधार पर जो है इसको अलग किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय जो है यह कहाँ पर है, तो तुम्हारा चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। और अगर क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय पूछ ले तो तुम्हारा मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा पेराम्बूर तमिलनाडु में है। और अगर पूछ ले कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी कपूरथला पंजाब में। कहाँ पर? कपूरथला पंजाब में। अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा बड़ौदा गुजरात में है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो यह तुम्हारे थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला जो है रेल मंत्री कौन है, तो यह तुम्हारी ममता बनर्जी थी। कौन थी? ममता बनर्जी।
अगर आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन है, तो यह तुम्हारी सुरेखा यादव हैं। और अगर पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, तो यह तुम्हारा फेयरी क्वीन है। कब बना था? यह 1855 में जो है बना था। सबसे पुराना भाप इंजन जो है यह अभी जो है चालू है, अभी जो है यह चालू है। अगर पूछ ले कि भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है, तो यह तुम्हारा जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक माना जाता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर श्वेत क्रांति, इसी को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, अगर पूछ ले इसकी भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970 को। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो यह तुम्हारी 1970 में हुई थी। और प्रमुख उद्देश्य जो इसका था, यह था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण आय बढ़ाना। यह इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड जो है इसका क्रियान्वयन जो है कितने चरणों में किया गया था, तो इसका क्रियान्वयन जो है 3 चरणों में हुआ था, 3 चरणों में। तो आपका पहला चरण जो था तुम्हारा 1970 से 80 तक चला था। और अगर दूसरा चरण पूछ ले तो 1981 से 85 तक। और तीसरा जो चरण था, अंतिम चरण, यह 1985 से 96 तक चलाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि इस कार्यक्रम को जो है किसकी सहायता से चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको जो है चलाया गया था। 1998 में भारत ने दुग्ध में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। तब से अब तक लगातार जो है भारत दुग्ध में जो है हमेशा फर्स्ट स्थान पर ही बना हुआ है। अगर राज्य पूछ ले तो तुम्हारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राज्य में जो है उत्तर प्रदेश दुग्ध में टॉप पर है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय हरित क्रांति के बारे में अगर पूछ ले, तो यह तुम्हारी हुई थी 1969-70 के दशक में। अगर पूछ ले इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो था उच्च उपज देने वाली किस्म, हाइब्रिड बीज के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जैसे उत्पादों का इस्तेमाल किया गया था। यह भी याद रखना। इस क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसके थे नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, अमेरिका के। अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति नाम किसने दिया था, तो याद था विलियम गौर ने। किसने नाम दिया था? विलियम गौर ने। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल, या इसी को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ये भी याद रखना। क्या कहते हैं इसी को? हैं, इसी को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के साथ में अब जितने भी कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अगर टमाटर में पूछ ले तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल होता है। और नेटल का एक डंक होता है, नेटल होता है पौधा, इसमें भी तुम्हारा मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर सेब में पूछ ले तो इसमें मैलिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछ ले कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। और अगर अमरूद में पूछ ले तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे बैंगन में पूछ ले कौन सा अम्ल होता है बैंगन में, तो इसमें भी तुम्हारा कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र गुहा। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबका डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें बताइए, तो उसमें से सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कौन सी? इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और इन्हीं की एक पुस्तक है हिंद स्वराज्य। और एक पुस्तक है इनकी महात्मा गांधी की आत्मकथा दिव्य जीवन, मेरा जीवन और मेरा दर्शन, द ग्रीन पैम्फलेट्स, ये भी इनकी पुस्तक है। थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, मेरे सपनों का भारत, सत्य ईश्वर है, येरवड़ा मंदिर से, ये भी इनकी एक जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने जेल में पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो किताब है इन्होंने जेल के अंदर लिखी थी। और इन्होंने एक जो है समाचार पत्र शुरू किया था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। 1904 में जो है इसको शुरू किया था। अगर आपसे पूछ ले कि अरुंधति राय की महत्वपूर्ण पुस्तकें बताइए, तो इनकी कुछ पुस्तकें जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। इस पुस्तक के लिए 1997 में इनको जो है बुकर पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी इनकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकें जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इनकी एक पुस्तक है न्याय का गणित, आहत देश, कटघरे में लोकतंत्र, लिसनिंग टू ग्रास हॉपर, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और एक पुस्तक है ब्रोकन रिपब्लिक। और इनकी एक पुस्तक है राय राय गाइड टू एम्पायर और माई सिडिटियस हार्ट। ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्गन। आर्गन जो है एक नोबल गैस है, इसका प्रतीक होता है AR। क्या होता है? AR। अगर आपसे पूछ ले कि नोबल गैसें जो हैं या किस समूह में, तो यह जो है आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। अगर आपसे पूछ ले कुल कितनी नोबल गैसें हैं, तो कुल 6 नोबल गैसें हैं। कौन कौन सी? एक हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये तुम्हारी 6 गैसें होती हैं जो तुम्हारी हैं नोबल गैसें। इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। या इन्हीं को निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस भी इनको कहते हैं, ये भी याद रखना। इनकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है या किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको जो है अक्रिय गैसें करते हैं या निष्क्रिय गैसें या जीरो समूह की गैसें भी कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमरावती में। कहाँ पर बनाया गया है? अमरावती में। इसका जो है नवीनतम और 25वां हाई कोर्ट जो है ये तुम्हारा बनाया गया है अमरावती में। अमरावती जो है या किसकी राजधानी है? यह तुम्हारी जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। किसकी? आंध्र प्रदेश की जो है राजधानी है। अगर आपसे पूछ ले जो उच्च न्यायालय होता है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, यह संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के 6 भाग में। किसमें? छठे भाग में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो यह 214 से 231 तक अनुच्छेद में है। और जो है अगर आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में एक एक्ट के तहत 1862 में कोलकाता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में है। आर्टिकल 214 में जो है प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, ये कहा गया है। और आर्टिकल 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। किसको? हाई कोर्ट को अभिलेखीय। अगर पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है, तो इसको कहा गया आर्टिकल 129 में। किसमें? आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की जितनी भी प्रमुख झीलें बनेंगी उन सबको हम डिस्कस करेंगे।
ताकि आपकी परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि उलर झील कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अनंतनाग झील कहाँ पर है, तो यह भी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो यह पंजाब में है। और अगर मालाताल झील पूछ ले तो यह उत्तराखंड में हो जाएगी। अगर नैनीताल पूछ ले तो यह भी उत्तराखंड में हो जाएगी। और राकसताल झील है, यह भी उत्तराखंड में। और पंचमुखी झील है, यह भी तुम्हारी कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। और अगर कोलेरू झील पूछ ले तो यह भी तुम्हारी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अगर आपसे पुलिकट झील पूछ ले तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगर आपसे लोकटक झील पूछ ले तो यह मणिपुर में है। और अगर लोनार झील पूछ ले तो महाराष्ट्र में हो जाएगी। यह जो लोनार झील है तुम्हारी ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। जिससे ज्वालामुखी जो है इसके उद्गार से बनी है लोनार झील। अगर पेरियार झील पूछ ले तो यह केरल में हो जाएगी। और वेम्बनाड झील तुम्हारी यह भी केरल में है। अगर अष्टमुडी झील पूछ ले तो यह भी तुम्हारी केरल में हो जाएगी। और चिल्का झील अगर पूछ ले तो यह तुम्हारी उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और यह भारत की सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है, ये भी याद रखना। पूर्वी तट पर स्थित जो है सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट है चोल्हामू झील, यह तुम्हारी कहाँ पर है, सिक्किम में है। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पुष्कर झील पूछ ले तो अजमेर राजस्थान में हो जाएगी। यहीं पर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूयॉर्क। कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में। अगर आपसे पूछ ले कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी, 1946 में, ये भी याद रखना। अब जो है इस क्वेश्चन के साथ में विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी, 1944 में। अगर विश्व बैंक पूछ ले तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी, 1919 में। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर आपसे पूछ ले विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका भी मुख्यालय तुम्हारा जिनेवा में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसका मुख्यालय अगर पूछ ले तो इसका मुख्यालय तुम्हारा पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय हो जाएगा तुम्हारा पेरिस, फ्रांस में। और अगर पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, इसका मुख्यालय तुम्हारा वियना, ऑस्ट्रिया में है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय तुम्हारा लंदन में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका मुख्यालय तुम्हारा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और अगर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय तुम्हारा क्वींसटाउन, सिंगापुर में। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी में।
और अगर अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का पूछ ले तो इसका मुख्यालय हो जाएगा अबू धाबी यूएई में, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन जो हैं यह एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भौतिक में 2 बार नोबेल पुरस्कार जो मिला हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार जो है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो कुल टोटल जो है 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं। अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ ले तो इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन ने। अगर पूछ ले कब से शुरुआत हुई थी तो इसकी 1901 से शुरुआत हुई थी। ये जो है प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में। लेकिन भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। कब से? 1969 से। अगर आपसे पूछ ले कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हैं ये कौन कौन से हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे मैडम क्यूरी जो है, इनको 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1911 में रसायन के क्षेत्र में जो है इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर जॉन बर्डीन पूछ ले तो इनको 1956 और 1972 2 बार जो इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि फ्रेडरिक सेंगर जो हैं इनको 1958 और 1980 में रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि लिनस पॉलिंग जो हैं इनको 1954 में रसायन के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 1903 में जो है अगर आपसे पूछ ले तो पियरे क्यूरी जो है इनको भौतिकी में मिला हुआ था, यह मैडम क्यूरी के पति थे, ये भी याद रखना।